Hello everyone, wishing you very warm welcome on this wonderful session and of course wonderful platform एनाटॉमी वाले गुरुजी। जैसा कि आप सब बच्चों ने कहा था मुझे कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड ईयर फार्मा पैथोजेनेटिक्स के प्रोवाइड करवाए जाए, तो ये सेशन इसी के लिए है कि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं। पैथोजेनेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने खुद ने रखे हैं और फार्मा के लिए एक टीचर है, हमारे लिए अच्छे टीचर हैं, उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करवाए हैं। आप बेशक इनको अगर अच्छे ढंग से करके जाते हैं तो एक बहुत बढ़िया स्कोर आपका रहेगा मेन एग्जाम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो एक या दो बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। आपका ये जो पोर्शन रहेगा फार्मा का 40 नंबर का है, पैथो और जेनेटिक्स का मिला करके 40 नंबर का रहेगा, जिसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके सामने मैं आज जो दूंगा आपको, तो वो बच्चे ये नहीं सोचें कि सर यही क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, पूरी तरह डिपेंडेंसी नहीं रखनी है बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आने की संभावना ज्यादा है। अगर आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में पूरी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे तो हम मानते हैं कि एक अच्छा स्कोर आपके लिए हो सकता है। बेशक आपने अभी तक तैयारी कर ली होगी, और अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर देख लें कि सर ये क्वेश्चन हमें आते हैं या नहीं आते। जो आते हैं उन्हें स्किप करें, जो बेस्ट आते हैं उनको भी एक बार छोड़ दें, जो नहीं आते हैं उनकी प्रिपेयरनेस बहुत अच्छे से कर लें आप, है ना, वेल प्रिपेयर कर लें इन क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं सेशन को, और पूरा सेशन ध्यान से देखना। मैं आपको कुछ वो बातें भी बताऊंगा जिन पे मैं जोर दूंगा कि बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा करना है, इस पे आने की संभावना थोड़ी सी कम है। एग्री? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मा का सेशन आपके सामने। शुड बी फोकस ऑन, किन क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, किन क्वेश्चंस को हमें बहुत अच्छा करना चाहिए। फार्मा के एक अच्छे टीचर हैं हमारे लिए, तो उन्होंने ये क्वेश्चंस मुझे दिए हैं कि बच्चों को बोल देना कि ये क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छे से करके जाएं एग्जाम में। इनमें से काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्री? तो मैं स्टार्ट कर देता हूं और आपके सामने बता भी देता हूं कि इनको आपको बहुत अच्छा तैयार करना है। तो देखना बेटा ध्यान से, मैं टिक मार्क कर देता हूं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके। सबसे पहले आपके सामने है NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। जो भी हैं इनको आप बेहतर तरीके से एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में भी याद कर लेंगे। साथ के साथ दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। इसकी क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, जैसा कि सर ने मुझे बताया। फार्मेकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है और हर बच्चे को ये पता होना भी चाहिए। जब आप फार्मा की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ना होता है कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्मेकोडायनामिक्स क्या होता है। एग्री? और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आने की संभावना है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है फार्मा का, और आप वन बाय वन करके, जैसा कि आपके टीचर्स ने भी आपको करवाया होगा, ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी आप डिटेल में पढ़ लेंगे बेटा। नेम ऑफ ड्रग्स विच यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, CPR, इमरजेंसी, और उनके एडवर्स इफेक्ट, रोल ऑफ नर्स। देखो बच्चा, इसके अंदर एक या दो क्वेश्चन इन्वॉल्व है, जैसा कि बताया मुझे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो भी ड्रग्स आ रही है, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, उस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर ये कह देगा कि इनके लिए कोई ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज में ली जाती है। तो पहले तो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो न्यूमोनिया है, चाहे वो COPD है, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये जो भी आप पढ़ते हैं, प्लूरल इफ्यूजन पढ़ते हैं, इनके अंदर बेसिकली कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज में ली जाती है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार पर्टिकुलर सिस्टम से, जैसे GIT से उन्होंने पूछ लिया कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो यूज में ली जाती है। और उसी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या होता है उसका, और रोल ऑफ नर्स क्या होते हैं। ये भी आपको बेशक पूरा क्वेश्चन बड़ा तैयार करना होता है। साथ के साथ एक क्वेश्चन और इसमें ऐड किया गया है, वो है CPR एंड इमरजेंसी ड्रग्स। कौन कौन सी है CPR और इमरजेंसी ड्रग्स, वो आपको बेशक बहुत अच्छा करके जाना है। नेक्स्ट वन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है, इनके अंदर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना पड़ सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव पूछा जा सकता है, एंटी साइकोटिक पूछा जा सकता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पूछा जा सकता है। देखिए बेसिकली तो बहुत सारी ड्रग्स है आपके पास, पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन पूरा पता हो। अच्छे से शॉर्ट नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। एंटी साइकोटिक और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आने की संभावना इन तीनों में से एक की बनी रहती है। आप तीनों के तीनों वेल प्रिपेयर करके जाएंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास मॉर्फिन, एंटासिड और एंटी इमिटिक। एंटी इमिटिक की, जैसा कि सर ने मुझे बताया
कि एंटी इमिटिक की आने की संभावना इस बार ज्यादा है। आप लोग बेसिकली जितने क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, टॉप 10 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस में से जो आपको आते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं आते हैं उनको आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छा तैयार कर लेंगे। एग्री? आगे बढ़े अपन सेशन को लेके। तो ये था फार्मेकोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर ये बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बियॉन्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट वन, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से सेट किया गया है। 10 क्वेश्चन फार्मा के हैं, 10 क्वेश्चन मैंने रखे हैं पैथोलॉजी के लिए आपके सामने, पैथो एंड जेनेटिक्स। ये क्वेश्चंस वो हैं बच्चा जो आते ही आते हैं मोस्ट प्रोबेबली। हालांकि पूरा डिपेंडेंसी तो नहीं रखनी है, बट अगर ये क्वेश्चन आपके तैयार है तो बेशक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 30 नंबर की पैथो है, 10 नंबर की जेनेटिक्स है। आपके सामने सबसे पहले जो लिखे गए हैं वो सिर्फ पैथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए जेनेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे। मैं आपके सामने बता देता हूं बच्चा, नेक्रोसिस एंड टाइप्स क्वेश्चन खाली नहीं जाता, मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। डेफिनेशन क्या होती है, नेक्रोसिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो आपको डिटेल में लिखना है। गैंग्रीन एंड इट्स टाइप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है पैथोलॉजी का। ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन क्या होते हैं, आपको पूरी तरह डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन आपके सामने है बच्चा, सेलुलर एडेप्टेशन। सेलुलर एडेप्टेशन एक बड़ा पार्ट है, जिसमें से छोटे पार्ट्स आपको इन्वॉल्व इसमें मैंने कर दिया है। हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया, नियोप्लेसिया आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा बच्चा। तो बेसिकली डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी में आपको डेफिनेशन लिखनी है और प्रॉपर एग्जांपल लिखने हैं। आप जानते हैं कि हाइपरप्लेसिया के अंदर फिजियोलॉजिकल एग्जांपल भी है और पैथोलॉजिकल एग्जांपल भी है। कुछ कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मल है, वो सारे एग्जांपल्स आपको डिटेल में लिख के आने हैं। पूरा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफी, डिफरेंस पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन सीधा आ जाता है सेलुलर एडेप्टेशन, तो उसमें ये सारी बातें डिफाइन करना है, एक एक दो एग्जांपल लिख देना। जैसे हाइपरप्लेसिया का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल एग्जांपल और पैथोलॉजिकल भी। हाइपरट्रोफी के अंदर भी वही करना है, एट्रोफी में भी वही करना है। साथ के साथ आपने छोटे मोटे और सेलुलर एडेप्टेशन पढ़े होंगे, जैसे मेटाप्लेसिया क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, बेसिकली आपने तैयार कर लिया होगा। तो ये तो है सेलुलर एडेप्टेशन, और उसका एक छोटा पार्ट है हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, एट्रोफी, इनके डेफिनेशन और एग्जांपल कर लेंगे आप लोग। एक है ट्रांजुडेट एक्सुडेट, पूछा भी गया क्वेश्चन, पूछा भी जा सकता है। एग्री? वुंड हीलिंग, सबसे ज्यादा अगर कोई मोस्ट इंपोर्टेंट इस बार के लिए है तो वो है वुंड हीलिंग, आपको पता होना ही चाहिए वुंड हीलिंग क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन है कुछ टेस्ट वगैरह एनालिसिस पूछे जा सकते हैं। एक एनालिसिस हर साल पक्का आता है डेफिनेटली, इस बार के लिए यूरिन एनालिसिस, सीमन एनालिसिस। देखो 3 एनालिसिस आपके सामने, एक लिखा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। पूरा सीएसएफ आपको डिटेल में पता होना चाहिए, इसका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है। साथ के साथ हमें ये भी बताना होता है कि सीएसएफ के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारा डिटेल में एनालिसिस आपको लिखना होता है। कलर, पीएच के बारे में लिखना होता है, इसके बारे में ये हम कहाँ से निकालते हैं, कैसे लंबर पंक्चर होता है, स्पाइनल टैप कैसे करते हैं, पूरा। तो सीएसएफ एनालिसिस, बोन मैरो एग्जामिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अपने आप में बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर आप पढ़ के जाएंगे बच्चा। एक है यहाँ पे डिसऑर्डर के क्वेश्चंस, ये बेसिकली मेडिकल सर्जिकल की तरह ही होते हैं, पर बच्चा मेडिकल सर्जिकल की तरह मतलब ये है कि कोई भी डिजीज आपको दी जाएगी, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है, कोई भी डिजीज पूछी जा सकती है। मेडिकल सर्जिकल में आपने पढ़ी है, वही डेफिनेशन है उसकी, इटियोलॉजी वही है इसकी, साथ के साथ साइन एंड सिम्टम्स वही है। आपको बदलाव क्या करना है, आपके टीचर ने अगर आपको बताया होगा, या मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर कोई भी इनमें से डिजीज आती है या कोई अदर डिजीज आती है तो आपको क्या क्या स्टेप लिखनी है, मैं आपको स्लाइड दे करके बता देता हूं। आपको सबसे पहले मान लीजिए कि कोई डिजीज पे क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आपको बच्चा डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी है उसकी। उसके साथ साथ में आपको एटियोलॉजी लिखनी है, ये तो सेम मेडिकल सर्जिकल की तरह ही है, बट पैथोलॉजी के अंदर क्या बदलाव होगा वो ध्यान से सुनना। साइन एंड सिम्टम आपको पूरे लिखने हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप मेडिकल सर्जिकल में पैथोफिजियोलॉजी बनाते हैं, यहां पे पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखनी, लिखना चाहो लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मोर्फोलॉजिकल चेंजेस, किसी भी डिसऑर्डर का मोर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं दूसरा, पैथोलॉजिकल चेंजेस।
ये आपको लिखना है बच्चा। यही एक गलती होती है जो आप लोग करके आते हैं। आप पैथोफिजियो बना के आते हैं कि डिसऑर्डर कैसे हुआ, ये नहीं कहना हमें पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी में ये बताना होता है बच्चा कि जो डिसऑर्डर आपको हो गया है उस जगह पे क्या बदलाव हुआ है। क्या सेल एट्रोफाई कर गई, क्या सेल का साइज बढ़ गया, सेल का कलर बदल गया, सेल के अंदर और क्या क्या बदलाव हुए, पस सेल्स हैं क्या, वहां पे नेक्रोसिस हुआ कि नहीं हुआ। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस माने जाते हैं। किस तरीके की स्मेल आ रही है, वहां पे स्मेलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, गैंग्रीन बना कि नहीं बना। ये थोड़े से पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको कम से कम 5 से 6 पैथोलॉजिकल चेंजेस आपके टीचर ने अगर करवाए हैं तो आपको वो बेशक लिख के आने हैं। कोई भी डिसऑर्डर कैसा भी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने पेप्टिक अल्सर आ गया, तो पेप्टिक अल्सर में स्टमक के अंदर अगर मान लीजिए अल्सर आप बता रहे हैं तो स्टमक में उस म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, उस म्यूकोसा लेयर के ऊपर क्या क्या बदलाव हुआ वो आपको लिखना होता है। उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। अगर 4 नंबर का डिसऑर्डर आता है तो 2 से 2.5 नंबर आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के मिलते हैं। पर बच्चे कई बार क्या करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी लिख के आ जाते हैं। वो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है, ये लिखना जरूरी है। ये अगर नहीं लिखते हो ना तो नंबर कट जाता है। फिर बच्चा सोचता है कि मेरे पैथो में नंबर कैसे कटे। यही एक कारण रहता है बच्चा। कई बार 2 डिजीज आ जाती है तो दोनों में यही बातें पूछी जाती है, तो देखो आपके कितने नंबर माइनस हो जाते हैं। 4 से 5 नंबर सीधे माइनस हो जाते हैं अगर पैथोफिजियोलॉजी लिख के आते हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं लिखते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एग्री? तो मैं वापस इसी पॉइंट पे आता हूं। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, बाकी कोई भी डिजीज पूछी जा सकती है। मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, रीनल फेल्योर, पेप्टिक अल्सर, एनीमिया, न्यूमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशंस है। आप मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ते हैं। बहुत आसान पोर्शन माना जाता है डिजीज पोर्शन का पैथोलॉजी के अंदर। बस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तैयार करो और हो जाएगा ये टॉपिक क्लियर। एक और जो इसमें अपन लिख सकते हैं वरना बच्चा, लीवर सिरोसिस है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लीवर सिरोसिस कई बार पूछा भी गया है, पूछा जा सकता है। ये कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्थो से भी एक डिसऑर्डर आप याद करके जाएंगे बच्चा, ओस्टियोपोरोसिस, ये भी याद कर लेंगे। डिसऑर्डर कोई भी पूछा जाए कोई बड़ा इशू नहीं है, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर की साइड में बताए हैं, नेक्रोसिस, गैंग्रीन, ये तो पूरा डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। ठीक है। इन्फ्लामेशन का एक क्वेश्चन जो है वो बनता है यहाँ पे। इन्फ्लामेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन, इन्फेक्शन की डेफिनेशन, ये बेसिकली मेडिकल सर्जिकल में भी आ जाता है। तो आप इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेडिकल सर्जिकल का पार्ट है। कई बार पैथोलॉजी के अंदर डाल भी दिया जाता है, हालांकि आपके सिलेबस में भी दे रखा है। ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कवर करेंगे। नेक्स्ट वन आपके सामने है जेनेटिक वाला पोर्शन, जो 10 नंबर का मोस्ट प्रोबेबल माना जाता है। कई बार 10 का भी देते हैं, कई बार 8 नंबर का भी दे देते हैं। टाइम कंज्यूम करके चलना है। 1 आवर एंड 30 मिनट फार्मा को देने हैं, 1 आवर एंड 30 मिनट पैथोजेनेटिक्स को देने हैं। स्कोर गेनिंग जो रहता है वो पैथोजेनेटिक्स रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट। प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग जो आपके सर ने आपको करवाए होंगे, आपने डेफिनेटली उनमें से कोई छोटा पार्ट है वो पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा डेफिनेटली आपसे। ट्राइसोमी 21 आपको सर ने करवाया होगा। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आपने पढ़े होंगे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बेटा ट्राइसोमी 21 मैंने आपके सामने रखा है, डाउन सिंड्रोम्स वगैरह हो सकते हैं, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। म्यूटेशन पूरा डिटेल में, म्यूटेशन क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन माना जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड जीन काउंसलिंग, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर इन्वॉल्व। इंपॉर्टेंट है एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन माना जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप इसे बेशक बहुत इजी गोइंग के अंदर आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। साथ के साथ रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के अंदर रोल ऑफ नर्स बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ये पढ़ लेंगे बेटा। ये क्वेश्चंस याद करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार पढ़ के जाएंगे, वहां पे आप अपनी लैंग्वेज लिख के आएंगे तो भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, ऐसे रोल ऑफ नर्स के क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नोट्स रोल प्ले करेगी जेनेटिक्स के लिए, तो क्या क्या इसका यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ नर्स इसको यूज में ले सकती है। एक क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, छोटी क्लास का क्वेश्चन माना जाता है, और बेशक हर बच्चे को क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए और जीन के बारे में पता होना चाहिए। इसमें डीएनए भी ऐड करें तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता ये, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस बताते हैं कि बच्चे के अंदर कॉमन सेंस कितना है, क्या उसे जीन के बारे में पता है, क्या उसे क्रोमोसोम के बारे में पता है, क्या उसे डीएनए के बारे में पता है।
न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस वगैरह, नाइट्रोजनस बेस वगैरह क्या होता है, जैसे आपने पढ़े होंगे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, प्यूरिन, पिरामिडिन, पिरिमिडिन आपने पढ़ा होगा। वही सब बातें हैं जो आप बेसिक सेल के अंदर पढ़ते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। आसान माना जाता है बेटा, ऐसा नहीं सोचें कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, इजी क्वेश्चंस हैं, ये कुछ खास नहीं है। ऊपर के क्वेश्चंस जरूर आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे प्रीनेटल डायग्नोसिस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, म्यूटेशन, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, जेनेटिक का मेन पार्ट माना जाता है। लास्ट वन है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी पे शॉर्ट नोट्स कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो ये थे जेनेटिक्स के आसान क्वेश्चन और कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं बच्चा। आपने देखा होगा कि पैथो एंड जेनेटिक्स के अंदर, पैथो के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन रखे हैं। फार्मा के अंदर सर ने जो, जैसा कि मुझे बताया, ये 10 क्वेश्चन है आपके सामने, 10 फार्मा, 10 पैथो और 7 क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने हैं जेनेटिक्स के। इन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छा एग्जाम तक कर लेते हैं बच्चा, तो आपके अच्छे स्कोर की संभावना बढ़ जाती है, बहुत अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हैं। इसका मतलब कतई नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, बस इनको करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आप बहुत सारी बातें लिख के आएंगे तो डेफिनेटली एक 50 से 60 नंबर जो है क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक छोटी सी स्लाइड आप सबके लिए। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को एग्जाम के लिए, और कीप शेयरिंग टू ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स। जितने भी आपके बच्चे साथ जुड़े हुए हैं उन तक भी ये जो है वो रेफर जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अदर सब्जेक्ट, अदर टॉपिक के भी हैं, जैसे अदर सब्जेक्ट आपके बच गए हैं, उनके भी मैं लेकर के आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ आपको एनाटॉमी वाले गुरुजी चैनल पे ही मिल सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे पोर्शंस हैं जिनके बारे में मैं आपकी हेल्प करता रहता हूँ बीच बीच में, कि सर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो मैं आपको इसको कंसाइज करके मैं बता सकता हूँ। एग्री? और ये डेफिनेटली आप देख पा रहे होंगे। आपके लिए बहुत बहुत वेल विशेस। आज का सेशन इतना रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। एग्जाम के दिन कम बचे हैं, क्वेश्चंस को देखो, फटाफट अपनी तैयारी में लग जाओ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।